हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विकी वर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पता ही आपको यार क्या चल रहा है, इनकम टैक्स चल रहा है। 7th वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने अलाउंसेस डिस्कस किए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, बिकॉज यार सैलरी के सारे पार्ट हैं। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहले अलाउंस देख रहे हो पहले परक्यूजिट देख रहे हो, पर देख लेना, ठीक है। इसके बाद भी देख रहे हो तो चलेगा। मेरे को उम्मीद नहीं थी अलाउंस की वीडियो इतनी लंबी बन जाएगी, और परक्यूजिट तो और भी लंबा है, तो 2 पार्ट्स में आएगा। तो बिना वैसे जल्दी से शुरू करते हैं। अब देखो परक्यूजिट्स क्या है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अलाउंसेस में क्या है कि उसको पैसा दे दिया गया कि भाई तुमको ये मेंटेन करना है या वो करना है, इस काम के लिए तुम्हें पैसे दिए गए हैं। खर्च इतना वो अलग बात है, लेकिन परक्यूजिट्स में फैसिलिटी दी जाती है। इसको आपको थोड़ा एग्जांपल्स या चलो मतलब ठीक है, मतलब इतना समझ लो कि फैसिलिटी दी जा रही है। अब इसमें सबसे पहला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है RFA, यानी कि रेंट फ्री एकोमोडेशन। इसकी शॉर्ट फॉर्म है RFA। और जैसे यार आपने पिछले अलाउंसेस में हमने HRA किया था, हाउस रेंट अलाउंस, इसी तरीके से RFA ये है, अलग है कंसेप्ट डेफिनेटली, पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। तो अभी तक आपके 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स में बता चुका हूं। ये दूसरा है HRA और RFA। इसके बारे में जानते हैं। देखो RFA में क्या है, इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। पहली कैटेगरी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ई मतलब एम्प्लॉय, और जो दूसरी कैटेगरी है वो है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब फिर से वही बात आती है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय में हम किस किस को लेंगे, क्योंकि हर बार गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेफिनेशन अलग होती है। तो इसमें है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इनके जो एम्प्लॉइज है उन्हीं को हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में लेंगे, और बाकी सारे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आपके हो जाएंगे। अब आप क्या करो, एक चीज आप कर सकते हो, एक लिस्ट बना सकते हो कि एम्प्लॉइज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में कौन कौन आता है। भाई ये चीज कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेफिनेशन ये है, इस चीज के हिसाब से ये है। इसी तरीके से सैलरी के भी आप ऐसे लिस्ट बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है। इसमें क्या है, अब घर जो इनको दिया गया है उसकी कुछ लाइसेंस फी होती है। तो वो जो लाइसेंस फी है सिर्फ वही टैक्सेबल होगी। जो भी लाइसेंस फी है उस पर टैक्स लेंगे। लेकिन जहां पे अगर मैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करूं तो इसमें फर्दर हम इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहली कैटेगरी है ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। और दूसरा है नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, बट दैट डजंट मीन नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, बट दैट डजंट मीन कि एम्प्लॉय का है, याद रखना, ठीक है। एम्प्लॉयर का है या फिर एम्प्लॉयर का नहीं है, उसने बाहर से कहीं से किसी और से लिया है। इसमें क्या है, अब इसको भी हमें फर्दर कैटेगराइज करना है। जगह है बोर्ड पे है अभी तो यहां पे हम इसको कहेंगे, डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कहां की, ऑब्वियसली उस सिटी की जहां पे दिया गया है, पॉपुलेशन ऑफ सिटी, ठीक है। ये हम देखेंगे 3 पैरामीटर्स पे। इसमें आपको लेना है सेंसस, कौन से वाला, 2011 वाला सेंसस 2011 आपको यूज करना है, ठीक है। पॉपुलेशन या तो होगी अप टू 10 लाख, ठीक है, या फिर होगी 10 से 25 लाख, या फिर मोर देन 25 लाख, ठीक है। नीचे जाते जाते हैं राइटिंग थोड़ी छोटी हो रही है, पर थोड़ा सा समझ जाना, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें है 7.5% ऑफ सैलरी, ठीक है। इसमें कितना ले रहे हैं, 7.5% ले रहे हैं सैलरी का, और इसमें हम ले रहे हैं 10% ऑफ सैलरी, और इसमें हम कितना लेंगे, 15% ऑफ सैलरी।
ठीक है ना। पॉपुलेशन के हिसाब से हमने इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया है। सैलरी के आगे मैं स्टार लगा दूंगा, क्योंकि वही जैसे मैंने आपको बताया था सैलरी का मतलब हर एक के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। अब अगर नॉन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, इसमें क्या करते हैं, दो चीजें होती हैं, या तो रेंट पेड और द सेकेंड ऑप्शन इज 15% ऑफ सैलरी। जो भी इन दोनों में से लोअर होगा दैट विल बी टैक्सेबल, ठीक है। टैक्सेबल बताया है मैंने, ये मैं आपको क्या बता रहा हूं, टैक्सेबल, ठीक है। तो ये पूरा चार्ट है, इसको दोबारा से समझो। RFA रेंट फ्री अकोमोडेशन, यहाँ पे उसको रहने के लिए जगह दी गई है और बदले में उससे रेंट नहीं लिया जा रहा है, ठीक है ना। अब या तो वो जगह एम्प्लॉयर की होगी, भैया जिस जो कंपनी में काम कर रहा है उन्होंने कोई घर खरीद रखा है। अगर ऐसा है मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लोग, तो आपको पता है लाइसेंस भी टैक्सेबल है। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो उनके लिए या तो उसने एम्प्लॉयर ने घर खरीद रखा है, अगर घर खरीद रखा है तो जगह की पॉपुलेशन के हिसाब से उसकी सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ सैलरी टैक्सेबल रहेगी। और अगर नहीं खरीद रखा है घर, किसी और से घर लिया है, रेंट वो पे कर रहा है, ठीक है, एम्प्लॉय को नहीं पे करना है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो उस केस में या तो रेंट पेड या फिर 15% ऑफ सैलरी, जो भी कम होगा उस पे टैक्स लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये है। अब देखो RFA जो होता है ना, अगर कंसेशनल रेट पे दिया जा रहा है कि भैया 10,000 मान लो रेंट जा रहा है, 5,000 तुम दो, 5,000 हम देंगे, अगर ऐसा होता है तो जो RFA की वैल्यू है उसको हम माइनस कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे जितना अमाउंट आपने एम्प्लॉय से लिया है। मान लो RFA की वैल्यू 10,000 है तो उसमें से 5,000 एम्प्लॉय से हमने लिया है ना, 5,000 माइनस कर देंगे, एम्प्लॉय को कितना बेनिफिट मिल रहा है 5,000 का, तो उसको हम मान के चलेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि देख लेते हैं कि अगर 2,000 रुपए डिडक्ट किया गया सैलरी में से, टोटल 24,000 की सैलरी है, रेंट पेड है 1.5 लाख, 15% सैलरी 12,500 बनेगा, टैक्सेबल आपका 12,500 रहेगा। और क्योंकि 2,000 रुपए पर मंथ डिडक्ट किया गया तो 12,500 में से 2,000 पर मंथ, 12,500 नहीं है वो 1,25,000 है, ठीक है ना। 1,25,000 में से 24,000 निकल जाएगा, 1,01,000 बचेगा, तो ये हो जाएगा असली बेनिफिट, क्योंकि उसको 1,01,000 का मिला है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल मेरे पास लिखा हुआ तो मैंने पढ़ दिया, जीरो से थोड़ी कंफ्यूजन होगी, वैसे वो 1,25,000 रुपए, ठीक है। जो RFA है उसकी सैलरी, अब मैंने आपको बताया था सैलरी पे स्टार लगवाया था, ठीक है। जगह कहाँ है जगह, कहीं भी नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह। सैलरी क्या है, सैलरी इज बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस के आगे ब्रैकेट यानी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, ठीक है ना, प्लस बोनस प्लस फी प्लस कमीशन प्लस टैक्सेबल अलाउंसेस दिए थे ना, तो वो ले लो, ठीक है, जो भी टैक्सेबल है, प्लस एनी अदर मॉनेटरी बेनिफिट एक्सेप्ट परक्विजिट। भाई परक्विजिट के लिए तो कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको कैसे ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे उम्मीद यही थी, मेरे को नहीं दिख रहा होगा, एक बार थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, जैसे सैलरी इज बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी प्लस बोनस प्लस फीस प्लस कमीशन प्लस टैक्सेबल अलाउंस प्लस एनी अदर मॉनेटरी बेनिफिट एक्सेप्ट एनी परक्विजिट, ठीक है ना। अब इसको वापस ठीक कर देते हैं, ओके आगे बढ़ते हैं। अब परक्विजिट हो गया, एग्जाम्पल वगैरह में इस वीडियो में दे देता पर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, हम उसको प्रैक्टिकल वाली क्वेश्चन में ही रखेंगे जो वीडियो आएगी। अब यहाँ पे बात आती है, अगर RFA फर्निश्ड है तो क्या होगा, उसके मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, RFA इज फर्निश्ड। अब जैसे फर्नीचर वगैरह साथ में मिला है, उसमें क्या होगा, इसमें भी दो केस हैं, लेकिन गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। यहाँ पे केस है इफ इट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ER मतलब एम्प्लॉयर है, ठीक है, और या फिर टेकन ऑन रेंट, इसमें भी वही बात, बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। या तो भैया एम्प्लॉयर जो है उसका खुद का फर्नीचर है या फिर उसने रेंट पे ले रखा है।
अगर उसने उसका खुद का है फर्नीचर तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, या तो ले लो 10% ऑफ पीए, और या तो 10% पीए या फिर ओरिजिनल कॉस्ट, सॉरी और नहीं है वो, 10% पीए ऑन है, ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। 10 जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है इस फर्नीचर की उसका 10% पीए हम लेंगे, 10% हर साल मान के चलेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि अगर रेंट पे लिया गया है तो जो भी हायर चार्जेस हैं, हायर परचेज किया है ना, जो भी हायर चार्जेस हैं दोज विल बी टैक्सेबल, ठीक है। टैक्सेबल ही बताता हूं मैं, हम टैक्सेबल बताते हैं, हम यही देखते हैं कि टैक्स कितना लगाना है, एग्जेम्पशन होती है तो अलग चीज है, टैक्स हम टैक्सेबल हम देखते हैं, ठीक है ना। तो फर्निश है, अगर फर्नीचर आपको साथ में मिल रहा है तो अगर खुद का फर्नीचर है तो ये 10% पीए लगा लो ओरिजिनल कॉस्ट पे, और अगर बाहर से रेंट पे लिया है तो जो भी हायर चार्जेस है उन पे हम टैक्स लगा देंगे। ये बहुत ही सिंपल सी यहाँ पे बात है। अगर एकोमोडेशन एम्प्लॉय को मान लो दी गई है, अब जैसे तो भी हो गया ना कि घर भर दिया है जिसपे वो रह रहा है, किराया वराया जा रहा है उसका, मान लो अगर किसी होटल में दी गई है या फिर कोई ऐसी गेस्ट हाउस टाइप चीज होगी, कहीं भी ऐसी दी गई है, तो उसमें दो केस आ जाते हैं। यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये होटल वगैरह के लिए, ठीक है। होटल में क्या है, या तो 24% ऑफ सैलरी, ठीक है, या फिर चार्जेस ऑफ होटल, ठीक है। ये दो है चीजें, इनमें से जो भी लोअर होगा, यहां पे लिख देता हूं लोअर, जो भी इनमें से लोअर होगा दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। घर नहीं दिया उसने होटल दिया है तो 24% ऑफ सैलरी या फिर चार्जेस ऑफ होटल। अब यार कुछ केस में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, जहां पे एग्जेम्पशन मिलती है, वो क्या है, अगर एकोमोडेशन होटल में दी गई है और उसका रीजन है ट्रांसफर, अभी ट्रांसफर हुआ है तो बीच में थोड़ा सा टाइम रहता है ना, तो उसके लिए होटल में ठहरा दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए उसको अगर वो जो पीरियड है बीच का पीरियड अगर वो 15 दिन से ज्यादा नहीं है तो यहाँ पे आप एग्जामिशन दे सकती है, ठीक है। ट्रांसफर का पीरियड अप टू 15 डेज एग्जामिशन के अंडर आ जाएगा। और दूसरा है एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड इन रिमोट एरिया और सर्टेन साइट, ठीक है। या तो रिमोट एरिया हो गया या फिर कुछ साइट हो गई, साइट मतलब कि अलग अलग टाइप की साइट होती है ना, अलग अलग साइट्स, ठीक है, वैसी साइट होगी, ओके। तो इन केसेस में एक्सेप्शन होती है ये, ठीक है, एग्जेम्प्टेड होता है, ठीक है। तो ये हो गया यार हमारा रेंट फ्री एकोमोडेशन। अब आगे बढ़ते हैं अगले के साथ। ओके, सो नेक्स्ट है मोटर कार फैसिलिटी। ये यहाँ पे गाड़ी दी जा रही है एम्प्लॉय को, उस केस में हमें क्या करना है। अब देखो गाड़ी दी गई है, बहुत सिंपल बात है, इसमें एक्सप्लेन करने जैसे तो कुछ है नहीं, सीधा बात करते हैं। अभी यहाँ पे जो है ना एम्प्लॉयर को दो चीजें मेंटेन करनी पड़ती है, एक होती है लॉग बुक और जो दूसरी होती है वो है सर्टिफिकेट ऑफ यूज, ठीक है। क्या है इनका मतलब, लॉग बुक जो है ना उसमें सारी डिटेल्स होती हैं, कितना डिस्टेंस कवर किया है, क्या डेट थी, ये वो ऐसी सारी चीजें। और जो सर्टिफिकेट ऑफ यूज है वो सर्टिफिकेट दिया जाता है कि भैया ये जो गाड़ी का इस्तेमाल है वो ऑफिशियल पर्पस के लिए किया गया है, ना कि अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे ही केसेस बनते हैं। अभी इतना मैं आपको बता दूं, जो ऑफिशियल यूज के लिए जितना खर्चा किया गया है, जो भी एक्सपेंसेस हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं। टैक्स लगता है पर्सनल पर्पस के लिए कि भैया ऑफिस वालों ने गाड़ी तो दी पर तुम उसे अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हो, तो उस पर तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। उसी को हम थोड़ा समझते हैं। अब ये केसेस क्या होते हैं कि गाड़ी जो है किसकी है, एम्प्लॉयर की है, और उसकी जो भी खर्चा होता है, पेट्रोल का हो गया, ड्राइवर हो गया, कुछ भी हो गया, मेंटेनेंस वगैरह का, वो सारे खर्चे भी एम्प्लॉयर ही देता है। ईआर मतलब एम्प्लॉयर और ई मतलब एम्प्लॉय, याद रखना, ठीक है ना। तो दोनों चीजें यहाँ पे एम्प्लॉयर की है। इफ इट इज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस, गाड़ी पर्सनल यूज के लिए काम करी जा रही है, यूज में ली जा रही है, तो जितना भी उसका यूज के चार्जेस हैं प्लस जो उसके एक्सपेंसेस हैं प्लस जो ड्राइवर है, तीन चीजें हो गई, ठीक है। यूज प्लस एक्सपेंसेस प्लस ड्राइवर, ठीक है। ये जो है टैक्सेबल रहेगा, टैक्सेबल, लेकिन इसमें से हमें लेस करना होगा। लेस क्या करोगे, वही जो आपने एम्प्लॉय से लिया है, अमाउंट रिकवर्ड, क्या लिख रहा हूं, रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है।
तो जो खर्चा बैठ रहा है माइनस जो आपने एम्प्लॉय से ले लिया है। अब ये जो यूज है ये क्या है, यूज इज आपका 10% रहता है। 10% किसका, जो भी आपका क्या कहते हैं उसको, कार की जो वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं यूज इज 10% ऑफ कार वैल्यू, गाड़ी की वैल्यू का 10% आपका यूज में जाता है। एक्सपेंसेस वगैरह तो आप जानते ही हो क्या है, ठीक है ना। तो ये हो गया पर्सनल। अब मिक्स पर्पस की बात कर लेते हैं। मिक्स पर्पस में अब क्या है, यहाँ पे हम टैक्सेबल अमाउंट बताएंगे सारा। नहीं, मिक्स पर्पस में क्या है कि गाड़ी को अब कैसे देखें भैया, अब एक किसी को ऑल्टो मिली है, किसी को फॉर्च्यूनर मिली है, तो हम सेम तो मानेंगे नहीं ना, है कि दोनों पे सेम ले लो आप टैक्स, गलत बात हो जाएगी। कैसे देखें, कंपनी के हिसाब से देखें, साइज के हिसाब से देखें, किसके हिसाब से देखें। बेस्ट चीज है इंजन, गाड़ी का इंजन कैसा है। अगर इफ इट इज अप टू 1600 सीसी, 1600 सीसी का इंजन है, यानी 1.6 लीटर की गाड़ी है, तो 1800 रुपए पर मंथ जो है टैक्सेबल रहेगा। अगर अबव 1600 सीसी है तो यहां पे हम उसको बढ़ा देंगे, वो हो जाएगा 2400 रुपए पर मंथ। और अगर ड्राइवर भी है तो ड्राइवर का 900 रुपए रहता है पर मंथ, ठीक है ना। तो मिक्स पर्पस के लिए क्या टैक्सेबल है इस हिसाब से होगा, ठीक है। गाड़ी भी है ड्राइवर भी है, दोनों ले लो, नहीं है एक ले लो, ठीक है। ये होता है आपका टैक्सेबल। दूसरा केस लेते हैं। तो दूसरे केस में गाड़ी किसकी है, गाड़ी अभी भी एम्प्लॉयर की है। अब इस बार खर्चा कौन दे रहा है, इस बार खर्चा एम्प्लॉय दे रहा है, ठीक है। गाड़ी तो एम्प्लॉयर ने दे दी, पर उसको जो भी खर्चा है वो एम्प्लॉय भर रहा है। तो अगर वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है तो टैक्सेबल क्या होगा, या तो यूज होगा या फिर यूज प्लस ड्राइवर, ठीक है। उसने यूज किया है, यूज आपका मैंने जैसा आपको बताया 10% ऑफ कार वैल्यू, या तो वो। अब क्यों ऐसा देखो, जो एक्सपेंसेस है ना, यहाँ पे एक्सपेंसेस तो एम्प्लॉय ने दे दिए, एक्सपेंसेस एम्प्लॉय ने दे दिए, बचा कि आपके पास यूज बचा, ड्राइवर बचा। तो ड्राइवर तो वैसे भी ऑप्शनल होता है, तो या तो यूज या फिर यूज प्लस ड्राइवर, वटएवर जो है टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाली बात आती है मिक्स पर्पस, इसमें हम फिर वही करेंगे, डिवीजन कर देंगे अप टू 1600 सीसी। तब क्योंकि खर्चा जो है सारा एम्प्लॉय दे रहा है, तो इसे कम कर देंगे अमाउंट 600 पर मंथ। अबव 1600 सीसी तो वो और कम हो जाएगा, नहीं अब बढ़ जाएगा 900 पर मंथ। और ड्राइवर से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए 900 पर मंथ ही रहेगा। ओके, ये पर मंथ नहीं लगा फर्क है, ठीक है। तो ये हो गया आपका केस। थर्ड केस की बात कर लेते हैं। इस बार गाड़ी किसकी है, इस बार गाड़ी एम्प्लॉय की है, एम्प्लॉय। और खर्चा कौन दे रहा है, खर्चा एम्प्लॉयर दे रहा है। एम्प्लॉयर ने कहा भैया गाड़ी तो तुम अपनी ले आओ, जो खर्चा होगा वो मेरे से ले लेना। अब यहां पे इस केस में तीन चीजें थी, ड्राइवर तो अपनी जगह पे रहेगा, यूज और एक्सपेंसेस। यूज यानी 10% ऑफ कार वैल्यू। अब गाड़ी किसकी है, एम्प्लॉय की खुद की, तो उसको हटा दो। अब बचे हमारे पास एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है। तो इसमें भी वही आ जाएगा एक्सपेंसेस या फिर एक्सपेंसेस प्लस ड्राइवर। और इसमें कैसे करेंगे, मिक्स में वही है, लॉजिक वही रहेगा। अप टू हाँ तीनों लिखूं, एक काम करते देखो, अप टू जो है 1600 नहीं 1800 पर मंथ, 2400 पर मंथ और 900 पर मंथ, ठीक है। लेकिन ये तीन चीजें क्या है, थोड़ा सा फर्क है। दिस इज एग्जेम्प्टेड, ठीक है। खर्चा कौन दे रहा है यार, खर्चा कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है, लेकिन गाड़ी आपकी खुद की है। तो ये जो भी है, ये अमाउंट, तीन चीजें, दीज आर एग्जेम्प्टेड, ठीक है। ये टेबल पूरा है, इसी से आप सारी चीजें समझ जाओगे।
इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लेना। और देखो अब यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक चीज नोट करने वाली है कि हम कंप्लीटेड मंथ लेते हैं कि 6 महीने लेंगे, 6 महीने 28 दिन है, तब भी हम 6 महीने ही लेंगे। मंथ कंप्लीट होना चाहिए वरना नहीं लेंगे। इवन अगर आपने जैसे जनवरी में 31 दिन आपने 30 जनवरी तक चलाई, 31 जनवरी को आपने सर्विस का फायदा नहीं उठाया तो जनवरी नहीं लेंगे, सिर्फ दिसंबर तक लेंगे। ये यहाँ पे आपको नोट करना है, ठीक है ना। तो बस ठीक है, ये हो गया आपका मोटर कार फैसिलिटी। आगे बढ़ते हैं अगले परक्विजिट की तरफ। सो थर्ड वन इज लीव ट्रैवल कंसेशन LTC विच इज विद फैमिली। घूमने जा रहा हो, जाओ भाई घूम फिर के आओ अपनी बीवी बच्चों के साथ, और उसका खर्चा कौन दे रहा है, जाहिर सी बात है एम्प्लॉयर दे रहा है। ये होता है लीव ट्रैवल कंसेशन। अब यहाँ पे क्या है कि हम देखते हैं, हम यहाँ पे मैं आपको एग्जेम्प्टेड अमाउंट बताऊंगा ना कि टैक्सेबल। तो इसको हम किस हिसाब से देखेंगे कि जर्नी कैसे करी गई है, हवा में उड़ते उड़ते करी है जर्नी, ट्रेन पे करी है, किसी और तरीके से करी है, या फिर किसी ऐसे तरीके से करी है जो रेल से कनेक्टेड नहीं है, दोनों डेस्टिनेशन, जिसको मैं बाद में समझाऊंगा। पहले हम इन 3 पे फोकस करते हैं। आप उड़ रहे हो, मतलब प्लेन से आपने जर्नी करी है, तो यहाँ पे व्हाट अमाउंट वुड बी एग्जेम्प्टेड, इट विल बी इकोनॉमी फेयर। ओके, इट इज इकोनॉमी फेयर। जो इकोनॉमी क्लास है, बिजनेस क्लास है, इकोनॉमिक फेयर हम जो है एग्जेम्प्ट करेंगे, बट फॉर शॉर्टेस्ट रूट। ठीक है, एक डेस्टिनेशन है, एक डेस्टिनेशन इधर है, आपको यहां जाना है, यहाँ की एक फ्लाइट है। अब आप ऐसी फ्लाइट लेते हो जो यहाँ जाती है फिर यहाँ जाती है, जाहिर सी बात है ज्यादा उड़ रही है, खर्चा ज्यादा होगा। हम ज्यादा वाले का पैसा क्यों ले, हम शॉर्टेस्ट रूट देखेंगे, उसका जो फेयर है इकोनॉमी क्लास का फेयर, हम उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। ठीक है ना, लंबे रूट से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एयर हो गया खत्म। बात करते हैं रेल की। रेल में क्या है, फर्स्ट क्लास AC। ठीक है, AC फर्स्ट क्लास जो है उसका फेयर, इसमें भी वही बात, फॉर शॉर्टेस्ट रूट। शॉर्टेस्ट रूट के लिए फर्स्ट क्लास AC का जो भी फेयर है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओके, एनी अदर मोड। एनी अदर मोड में क्या है, इसको हम 2 तरीके से कह सकते हैं, विच इज कनेक्टेड बाय रेल। ठीक है, या फिर विच इज नॉट कनेक्टेड बाय रेल। तो आप इसको एक ऐसे सब डिवीजन भी बना सकते हो उसको। ठीक है, एनी अदर मोड इफ, अबे यार मिटाएगा, एनी अदर मोड कनेक्टेड बाय रेल या फिर नॉट कनेक्टेड बाय रेल। ठीक है ना, अगर रेल से कनेक्टेड है तो हम क्या करेंगे, इसमें भी देखो इसमें क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, यही वाला जो फर्स्ट क्लास AC फेयर है शॉर्टेस्ट रूट का, दैट विल बिकम एग्जेम्प्टेड। ठीक है, फर्स्ट क्लास AC फेयर फॉर शॉर्टेस्ट रूट। ठीक है, इसको अलग से मैं समझा नहीं रहा। अभी कोई और मोड यूज किया, आपने गाड़ी से गए हो, किसी भी तरीके से गए हो, और उन दोनों जगहों के बीच में ट्रेन एग्जिस्ट करती है, तो जो भी फर्स्ट क्लास AC फेयर है उसको हम ले लेंगे। ठीक है ना, ये डास नहीं है, क्लास है। अब अगर वो दोनों जगह रेल से कनेक्टेड नहीं है, ट्रेन वहां तक नहीं पहुंच पा रही है बेचारी, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में आपको लेना है, इसमें भैया फिर से 2 केस करेंगे। एक आपका हो जाता है इफ रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट। कोई रिकॉग्नाइज्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, या फिर इसको हम कहेंगे अवेलेबल, या फिर इफ रिकॉग्नाइज्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नॉट अवेलेबल। ठीक है ना, रिकॉग्नाइज्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज अवेलेबल और इट इज नॉट अवेलेबल। इन 2 केस के हिसाब से हमने लिया है। इसमें वही बात है भाई, फर्स्ट क्लास ही लेना है आपको, फर्स्ट क्लास, पर यहाँ पे तो ट्रेन है ही नहीं, तो फर्स्ट क्लास हम किसका देखेंगे, फर्स्ट क्लास और
डीलक्स, ठीक है, दो ऑप्शन आ जाते हैं। फॉर शॉर्टेस्ट रूट, जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, रिकॉग्नाइज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसका फर्स्ट क्लास या डीलक्स है, उसका जो शॉर्टेस्ट रूट है वो आपका हो जाएगा। पर अगर कुछ है ही नहीं तो अब आप वो एक स्पेसिफिक अमाउंट दे दो, है, इस ये अमाउंट आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, या फिर जितना तुमने खर्चा बताया वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। नहीं भाई, हर चीज में क्या आ रहा है, फर्स्ट क्लास फॉर शॉर्टेस्ट रूट, फर्स्ट क्लास फॉर शॉर्टेस्ट रूट, फर्स्ट क्लास फॉर शॉर्टेस्ट रूट, इसमें भी यही है। इसमें क्या है, फर्स्ट क्लास एसी फेयर फॉर शॉर्टेस्ट रूट, फॉर शॉर्टेस्ट रूट ऑन रेल ऑन सिमिलर रूट। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया भैया, वहां पे कोई ट्रेन व्रेन जाती नहीं है, कोई रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है, तो क्या करो, वहां पे उसके जैसा सिमिलर रूट पकड़ लो। 500 किलोमीटर है तो इस डेस्टिनेशन से कहीं और का 500 किलोमीटर देख लो, यहाँ पे 500 किलोमीटर है, सेम ऐसा सिमिलर रूट है, यहाँ पे ट्रेन जाती है, तो उसका जो फर्स्ट क्लास का एसी का फेयर है उसको ले लो। ठीक है ना, बात आपकी फर्स्ट क्लास एसी फेयर तक रहनी है, चाहे आपका एयर हो, ट्रैवल रेल हो, कोई और तरीका हो जो रेल से कनेक्टेड हो या ना हो, रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट हो या ना, आपको फर्स्ट क्लास ही लेना है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इजी है। अब इसमें मैंने आपको एक बात कही थी, फैमिली। फैमिली क्या है, व्हाट इज फैमिली? फैमिली में आप क्या कहेंगे, स्पाउस, पति पत्नी, व्हाटएवर स्पेलिंग रहता है, स्पाउस, चिल्ड्रन, ठीक है, और डिपेंडेंट पेरेंट, ब्रदर सिस्टर। डिपेंडेंट, कौन डिपेंडेंट? पेरेंट, ब्रदर सिस्टर, बीएस मतलब ब्रदर सिस्टर। ठीक है ना, तो ये आपकी फैमिली का मतलब होता है। आप अपने चाचा फूफा, उनके बच्चे, दादा दादी, नाना उनको नहीं ले सकते हो, आपको सिर्फ यही लेके जाने हैं। अगर उनको ले जाते हो तो उनका सारा खर्चा आपको देना है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका एलटीसी। अब आज की वीडियो का आखिरी टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, फोर्थ और आज की वीडियो के लिए आखिरी है मेडिकल फैसिलिटी। ये भी दी जाती है एम्प्लॉय प्लस फैमिली को। फैमिली का मतलब वही है, स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट, पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैंने सारी चीजें पहले से लिख के रखी हैं। 5 कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करेंगे। पहला, प्रोवाइडेड इन हॉस्पिटल विच इज मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर। ऐसे भी एम्प्लॉयर होते हैं जो खुद हॉस्पिटल मेंटेन करते हैं, टाटा जैसे एक एग्जांपल है। फिर दूसरा केस आ जाता है मेंटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी या फिर अप्रूव्ड हॉस्पिटल। ऐसा हॉस्पिटल जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने मेंटेन किया हुआ या फिर लोकल अथॉरिटी ने मेंटेन किया हुआ, या फिर ऐसा हॉस्पिटल जो अप्रूव्ड हॉस्पिटल की लिस्ट में आता है। तीसरी है ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिजीज इन अप्रूव्ड हॉस्पिटल। दिस प्लस साइन इंडिकेट्स हॉस्पिटल, एक ऐसे अप्रूव्ड हॉस्पिटल में कोई स्पेसिफिक डिजीजेस है उसका ट्रीटमेंट किया गया, वो आती है थर्ड कैटेगरी। और फोर्थ कैटेगरी है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड और रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने कुछ हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया है या फिर रीइंबर्स कर दिया है, उसको हम ले लेते हैं इस कैटेगरी में। और बाकी है अदर, बाकी का कुछ भी। ठीक है ना, दिस इज exempted, this is exempted, ठीक है, this is exempted, this is exempted, सारे एग्जेम्प्ट हो गए। पर दो अदर है, दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है ना, शुरू की चारों कैटेगरीज आर एग्जेम्प्टेड एंड द फिफ्थ कैटेगरी अदर, जो भी बचा कुछ है वो सारा फुल्ली टैक्सेबल आपका हो जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका बेसिकली मेडिकल फैसिलिटी का है कि मेडिकल फैसिलिटी आपकी कहां पे एग्जेम्प्ट है और कहां पे टैक्सेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे अगली चीज आती है, अच्छा एक चीज आपको एलटीसी में बताना भूल गया था। एलटीसी की एक चीज, फायदा उन्हीं का होगा इस वीडियो में जो पूरी वीडियो देखते हैं। अब इसमें ना 4 साल में 2 जर्नीज होती हैं, 2 जर्नी।
ठीक है, 4 साल की 2 जर्नी होती है, ऐसे नहीं 3-4 जर्नी कर लो, सारा पैसा एम्प्लॉयर दिया जा रहा है, सारे में आपको एग्जेम्पशन मिलती रहेगी। आपको 4 साल के अंदर 2 जर्नी करनी है, जैसे 2018 से 21, फिर 22 से 25, ऐसे ईयर इनका चलता है, फिक्स्ड है। 18 से 21, फिर 22 से 25 ये फिक्स ईयर है, और जनवरी से दिसंबर चलता है, फाइनेंशियल ईयर नहीं होता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ 2018 से 25, क्या लिख रहा है भाई, 18 से 21, 22 से 25, 22, 23, 24, 25 है, 4 साल। ठीक है, ये चलता है, और इट इज जैन टू दिसंबर। ठीक है ना, एलटीसी की रहेगी थी, मैंने आपको बता दी। ओके, मेडिकल फैसिलिटी आपका पूरा हो गया। मेडिकल फैसिलिटी इफ यू आर टेकिंग आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर जाते हैं वहां पे मेडिकल फैसिलिटी डेफिनेटली खर्चा यहाँ पे आपका ज्यादा रहता है। 3 केसेस मैंने कर दिए हैं, एक्सपेंसेस ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, जो भी खर्चा है मेडिकल ट्रीटमेंट में। ठीक है, एक दूसरी कैटेगरी आपकी है ट्रैवलिंग, पेशेंट प्लस वन अटेंडी, जाहिर सी बात है ट्रैवलिंग में बहुत खर्चा आ जाएगा, देश से बाहर जा रहे हो तो एक तो पेशेंट हो गया, उसके साथ कोई एक इंसान जा सकता है, ये नहीं पूरा खानदान उठा के चल दिए कि चलो सबको विदेश यात्रा करा के लाते हैं। तो यहाँ पे पेशेंट प्लस वन अटेंडी का जो ट्रैवलिंग खर्चा है वो यहाँ पे, और तीसरा है कॉस्ट ऑफ बोर्डिंग। इसमें मैं बताता हूँ एक्सपेंस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट एग्जेम्प्टेड तो है, थोड़ा झुकना पड़ता है यार नीचे लिखने के लिए, एग्जेम्प्टेड अप टू लिमिट स्पेसिफाइड बाय आरबीआई। आरबीआई जो लिमिट कहेगी वहां तक एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ट्रैवलिंग में exempted, traveling is also exempted, but if gross total income, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में 2 लाख GTI लिख रहा हूं, it doesn't exceed 2 lakhs। ठीक है, जो ग्रॉस टोटल इनकम है पूरे साल की, वो अगर 2 लाख से ज्यादा नहीं है तो यहाँ पे हम इसको ट्रैवलिंग आपकी मुफ्त कर देंगे। जीडीआई तो वैसे भी साल के एंड में निकाली जाती है। कॉस्ट ऑफ बोर्डिंग बचता है, इसमें क्या है, इट इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड बट अप टू लिमिट बाय आरबीआई। जो लिमिट आरबीआई बोलेगा वहां तक हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। नीचे आते आते राइटिंग बहुत ही गंदी हो गई है, वैसे ऊपर कौन सी अच्छी थी ठीक है, खैर समझ गए आप, ये पूरा है। मैंने आपको फैमिली का मतलब भी बता दिया है, मेडिकल फैसिलिटी बता दी, मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया है तो वो भी बता दिया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, ठीक है। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही रखेंगे, और बाकी के जो परक्विजिट्स हैं हम उनको अगली वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी है, अगली भी लंबी होगी और प्रोबेबली इससे ज्यादा लंबी होगी, लेकिन बस ये कि आपको सारी बातें समझ आनी चाहिए। अगर आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, मुझे नीचे कमेंट्स में बता दो जो भी कहना चाहते हो, और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। क्यों? क्योंकि फायदा सबका होना चाहिए। सिर्फ आपको सबका फायदा कराओ, सबके साथ ही वीडियो शेयर कर दो। इतना अच्छे से समझाया है, चार्ट्स जो आपको बुक में भी नहीं मिलेंगे वो दिखाए हैं, ठीक है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में तब तक लेटा हुआ है। थैंक यू।